Good morning, students. I'm okay. I hope you will be same. Now we will read today crop production and management. This is your first lesson. Crop. What is crop? Crop is a type of food. We get energy from food we eat. हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो हम खाते हैं। और ये हमारे पूरे ह्यूमन बीइंग का एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है लाइफ के लिए। और जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो फूड का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिसको आप कह सकते हैं ग्लोबल फूड डिमांड। और उसको इम्प्रूव करने के लिए और टेक्निक को इन्वॉल्व करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने में और स्टोर करने के लिए। हम लोग टेक्निक, एक नए नए टेक्निक उसमें हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम समझेंगे हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को कि क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ के 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। या आप एसएसटी में भी पढ़े होंगे। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों को पालना, देखभाल करना ऑन ए लार्ज स्केल, जब बड़े पैमाने पे करते हैं फॉर फूड के लिए, फाइबर के लिए एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है क्रॉप्स क्या है? तो ये एक सेम काइंड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टीवेटेड एट द सेम प्लेस, जब उसी जगह पे, एक ही जगह पे हम लार्ज स्केल पे इसका उत्पादन करते हैं भोजन के लिए। फॉडर, फॉडर होता है चारा, जो हम जानवरों को खिलाते हैं, जो हम हस्बेंड्री एनिमल होता है। फॉडर, फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। और जिस जमीन के बहुत बड़े जमीन जो एरिया होता है, जिस एरिया में, जिस जमीन पे हम इसको कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, दैट इज कॉल्ड फील्ड। तो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, फील्ड, क्रॉप्स, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उसके बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन। क्रॉप्स को क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट सीजन के आधार पे। खासकर हमारे इंडिया क्या है, वैरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो उसके अनुसार हमारे देश में सीजन के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है। आप पढ़े भी होंगे, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होता है, आप पढ़े होंगे, जिसको मानसून सीजन में ग्रोन किया जाता है। जून टू जुलाई में इसको ग्रोन किया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर हार्वेस्टिंग किया जाता है, मींस कटाई किया जाता है। एग्जाम्पल में पैडी, कॉटन, सोयाबीन एंड सो ऑन। रबी क्रॉप्स जिसको विंटर सीजन में ग्रोन किया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग होता है अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। इसका एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, बैरली, पी, लाइन सीड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स को फिर पर्पस के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। फूड क्रॉप को किस पर्पस से ग्रोन किया जाता है, यानी भोजन के लिए इसको ग्रोन किया जाता है, जैसे व्हीट, पैडी और सम एग्जांपल्स ऑफ फूड क्रॉप। माने मोस्ट जो कॉमन हमारे देश में अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो क्रॉप्स है वो व्हीट एंड पैडी है। उसका उत्पादन लगभग स्टेट में ज़्यादा किया जाता है। दूसरा है सब्सिस्टेंस क्रॉप। इसका उत्पादन किसान अपने नीड के लिए करता है, यानी फैमिली के नीड के लिए, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि साल भर का अनाज अपने फैमिली के लिए वो कल्टीवेट करता है खेतों में। कैश क्रॉप्स आप पढ़े होंगे, नकदी फसल। नकदी फसल में जैसे आता है, इसका मेन उद्देश्य होता है बेचना और प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट लेना ज़्यादा। जैसे टी है, कॉटन है, रबर प्लांट है, कोकोनट है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कैश क्रॉप के। अब आपके मन में आएगा कि ये फसल जो भी फसल है ना, हमारे घर तक कैसे आता है या इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि कुछ एकदम मैजिकली हर एक चीज़ होता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस करते हैं। जो भी फार्मर जो भी इसकी खेती करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसका एक कुछ स्टेप उसको उठाना पड़ता है। तो पहला स्टेप कोई भी किसान खेती करता है तो मिट्टी की तैयारी करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो चीज आता है, पहले प्लगिंग आता है और दूसरा लेवलिंग आता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मिनरल्स है या वाटर है वो प्लांट मिट्टी के द्वारा ही एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। Largely the soil on which growth of plants depend. Preparation of soil before cultivating and kind of crop is very important. यानी कि खेती करने से पहले मिट्टी की तैयारी
कर लेना बहुत ही मायने रखता है। वो इम्पोर्टेंट थिंग है ये आपका, जिसमें आपको आता है प्लगिंग। तो प्लगिंग क्या है? प्लगिंग में आपको होता क्या है कि जैसे इसका प्लग से क्या था हल, तो पहले एंशिएंट टाइम में लकड़ी का बना होता था, रिसेंट टाइम में मेटल होता है, मेटलिक का होता है। और ये जो प्लगिंग किया जाता है या बैल को लगा करके पेयर में रहता है, उसे लगाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा लगता है। इसके सब्स्टिट्यूट में अब आज के टाइम में क्या होता है ट्रैक्टर यूज किया जाता है। ट्रैक्टर क्या होता है एक्सपेंसिव तो है, लेकिन आपका लेबर कॉस्ट बचाता है और टाइम सेव करता है। प्लगिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एडवांटेज क्या क्या है? तो सबसे पहला होता है इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, यानी कि वो मिट्टी के गहराई तक उसके रूट को ले जाता है, जाने से नहीं रुकता है। इट प्रोवाइड्स एडिएशन टू द सॉइल। एडिएशन हम आपने पढ़ा होगा हवादार, यानी कि रूट मिट्टी में हवादार जो हवा का जो है बहाव होगा वो अच्छे से होगा, रूट को अच्छे से हवा लगेगा, यानी कि उसका रूट्स का जो एक सेल है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो रेस्पायर करेगा वो। इससे क्या होता है तीसरा बेनिफिट क्या होता है ड्रेनेज ऑफ वाटर, यानी पानी का जो बहाव होता है प्रॉपर वे में होता है। डीपर द सॉइल इज डग द बेटर इज द ड्रेनेज, जितना डीपर गहराई में मिट्टी को खुदाई किया जाएगा उतने अच्छे से पानी का बहाव होगा। ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल ऑर्गेनिक मैटर, इसमें जैसे आप खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालें या मैन्योर डालें, वो आपको अच्छे से मिट्टी में मिक्सअप होता है, मिट्टी को फिर लूज करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, क्योंकि अर्थवॉर्म्स भी हम किसानों का कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि अर्थवॉर्म जो वेस्ट मटेरियल फील्ड में छोड़ता है वो क्या होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इम्प्रूव करता है डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रोब्स, जिससे डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो आते हैं। दिस इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार रहती है और उसमें जो पोषक तत्व है वो भी उसमें बरकरार रहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अपरूटेड वीड्स का मतलब होता है जो प्लांट के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट उग जाता है वही वीड कहलाता है। लेवलिंग सेकेंड है लेवलिंग करना। ये सभी आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके घरों में या गांव से जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट या देखे होंगे तो कैसे एक छोटा भी आप एग्जाम्पल अपने बाड़ी जिसको कहते हैं लोग वहाँ आप देख सकते हैं कैसे कैसे खेती क्या आता है, जैसे आलू का ही हो जाए, प्याज का हो जाए, उसमें आप देखिएगा स्टेप हो सकता है उसका लैंग्वेज उनका अलग होगा लेकिन टेक्निक यही अपनाते हैं। हैज क्रम्स ऑफ सॉइल दैट नीड टू बी ब्रोकन और क्रश्ड, यानी मिट्टी तोड़ा जाता है, टूटता है, उसमें क्रस्ट किया जाता है। क्रस्ट आप मिट्टी के ढेले को इसे मुट्ठी में लेकर के क्रस्ट करते हैं। द सॉइल नीड्स टू बी सुटेबली लेवल्ड बिफोर सोइंग सीड्स, यानी बीज को बोने से पहले उसको लेवलिंग किया जाता है। दिस इज अचीव्ड यूजिंग ए लेवलर्स, दिस पर्पस इज कॉल्ड लेवलिंग। लेवलिंग करने के बाद अब होता है ऐसा नहीं है कि आप बीज मार्केट से ले आए जैसा तैसा बीज ले आए और खेतों में डाल दिए, ऐसा नहीं होता, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अच्छे क्वालिटी का। जितने अच्छे क्वालिटी का सीड लीजिएगा उतना अच्छा आपका फसल होगा in future. Farmers have to be carefully about the seeds they sow. They select should be good quality, that is the should be healthy, disease free and clean. कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं मस्ट बी कंसिडर्ड while sowing seeds. जब हम सीड बोते हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम जानते हैं। सीडलिंग should get enough space to grow and should not compete for nutrients, water and sunlight. इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सीडलिंग होता है कि आप उसमें एक स्पेस भी दिया जाता है। अगर आप सटा के सीड को बोइएगा तो क्या होगा कि उसमें कंपटीशन आएगा, एक प्लांट दूसरे प्लांट को बढ़ने नहीं देगा, किसी भी प्लांट को सही ढंग से न वाटर मिलेगा न मिनरल्स मिलेगा, यानी सही ढंग से कह सकते हैं कि ग्रो नहीं कर पाएगा। सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, एक गहराई भी होता है, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है आप बहुत गहराई में जाकर उसको सोन कर दिए, यानी एक राइट डेप्थ में उसको बोया जाता है। दे आर टू क्लोज टू द सरफेस, दे मे बी ईटेन बाय बर्ड्स एंड इफ दे आर सोन टू डीप दे मे बी डिप्राइव्ड ऑफ एयर। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ऊपरी हिस्सा में उसको बो दिए तो बर्ड्स आके उसको खा ले, तो उसका एक लिमिट एक हाइट है डेप्थ है जिसमें उसको बोया जाता है। सीड सोन बाय दो मेथड्स क्या होता है, पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा होता है सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, एक इस मेथड में स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग मींस होता है बिखेरना, है ना, जैसे देखते हो या किसान लोग ऐसे बीज को ऐसे से हाथों से ऐसे फैलाते हैं फेंकते हैं छितरा करके, बाय हैंड ऑन ए लेवल फील्ड।
इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड, सबसे साधारण और आसान तरीका है ये। दिस मेथड हैज टू डिसएडवांटेज, इसका दो डिसएडवांटेज भी है। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे लाई टू क्लोज टू द सरफेस, allows seeds can be covered with soil, but the problem of uneven spacing between seeds persisted. Another disadvantage is that this method requires more time than the other method. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, और जो पहला मेथड मैंने बताया उसमें क्या होता है कि सीड्स कभी आपने फेंका तो 2-3 सीड एक ही जगह गिर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो प्लांट्स है, न्यू प्लांट जो ग्रो करेगा वो सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। एक दूसरे से क्या होगा, स्पेस तो मिलेगा नहीं, दोनों को स्पेस नहीं मिलेगा तो एकदम कंपटीशन की भावना आएगी, जिससे प्लांट आपका सही ढंग से प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, मिनरल्स भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो ब्रॉडकास्टिंग की अब कुछ नए मशीन्स को इम्प्लीमेंट किया था ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। दूसरा है सीड ड्रिल फॉर पर्पस स्पेसिंग ऑफ सीड्स, इसमें स्पेस दिया जाता है सीड्स के लिए। सीड ड्रिल इज यूज्ड टू सो द सीड्स। एक फ्यूनल सेपरेट बॉल होता है, बॉल का मतलब होता है कटोरा लाइक, कटोरा जिसको आप बोलते हैं, फ्यूनल जानते हैं टीप की तरह, कनेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब से जुड़ा होता है, डेट हैव नैरो होल्स। नैरो का मतलब होता है एक ऐसा छिद्र होल जिससे कोई चीज आसानी से नहीं निकल पाता है। इट इज कनेक्टेड टू द प्लग एंड रिलीज द सीड्स ग्रेजुअली, और वो प्लग से यानी हल से जुड़ा हुआ रहता है और सीड धीरे धीरे उसमें से रिलीज होता रहता है एज द प्लग फॉरोज द लैंड। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं, जिससे इसको वो करता चला रहा है और सीड गिरता चला जाता है, उसी स्पेस में गिरता चला जाता है। द सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल ऑटोमेटिकली, और मिट्टी के द्वारा ऑटोमेटिकली वो कवर्ड हो जाता है। जैसे हम लोग क्या हाथ से करेंगे फिर उसको ढकिए, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा चीज हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निक यूज किया जा रहा है। दिस मेथड ऑल्सो प्रिवेंट द डैमेज, ये डैमेज को भी रोकता है, कॉज बाय बर्ड्स एंड सेव्स टाइम्स एंड लेबर। यानी 3 बेनिफिट सीड ड्रिल से होता है। पहला, बर्ड्स जो आके खाएगा उससे बच जाएगा, समय बचेगा, और आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा। अब बहुत बड़ा फील्ड है, एरिया, अब वहाँ पे आप अकेले कितने दिनों तक हाथ से इसको ये कीजिएगा, इसलिए मशीन का यूज किया जाता है। इसके बाद करने के बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें हम डालते हैं। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर होता है केमिकल सब्सटेंस जो मैन मेड है। तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, जब आप एक ही फील्ड में लगातार खेती करते हैं कई सालों तक, डिप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होता है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो डिप्लीट होता रहता है, कम होता चला जाता है, हटता चला जाता है। क्रॉप्स प्लांटेड इन सच फील्ड्स ग्रो वीक एंड ऑल्सो गिव पुअर यील्ड, यानी घटिया किस्म का आपको, मतलब बहुत ही घटिया किस्म का प्लांट आपको मिलेगा, क्योंकि उसका पोषक तत्व खत्म हो चुका है। सॉइल हैज टू बी रिप्लेनिश्ड विद इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पोषक तत्व होता चलाता है, हटता चलाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम यूजिंग मटेरियल्स सच एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दिस मटेरियल्स इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो मटेरियल है वो उसमें बरकरार रहता है। एडिक्वेट अमाउंट का होता है पर्याप्त मात्रा जो होता है न्यूट्रिएंट्स का टू द क्रॉप्स टू द सोन ऑन द फील्ड। आप लोग ये जो डिफरेंस है आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिराइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है, निकाला जाता है, एंड प्लांट रेसिड्यूज इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, जिससे कि फील्ड तैयार किया जाता है। प्लांट रेसिड्यूज का मतलब होता है प्लांट का भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका। रेसिड्यूज का मतलब होता है अवशेष, जैसे कि कोई प्लांट सड़ गल जाता है तो उसका जो बचा हुआ अवशेष है जो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। फर्टिलाइजर मैन मेड केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसको फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है और जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर का हम पढ़ते हैं दूसरा डिफरेंस इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, बट नॉट रिच इन, यानी इसमें केमिकल कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ना नाइट्रोजन होता है, ना फास्फोरस और ना पोटेशियम। फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एनपीके का एन का मतलब हुआ नाइट्रोजन, पी का मतलब हो गया पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस, और के का मतलब हो गया पोटेशियम। ये इसका सिंबल है, आप पढ़े भी होंगे। क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, क्वाइट बल्की होता है
और इसको ढोना जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। किसको? मैन्योर को। बल्कि का मतलब समझे, जैसे कि गोबर सूखने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हलवा बनता है ना, तो हलवा बनने के बाद ठंडा होने के बाद क्या होता है, केक लाइक केक की तरह होता है। केक कैसा है? स्पंजी टाइप होता है, ऐसा ही होता है बल्कि। लेस ये इसमें फर्टिलाइजर में क्या होता है, कम बल्कि होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। यहाँ थोड़ा सा ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। नॉट हार्मफुल, ये मैन्योर जो होता है हार्मफुल नहीं होता है, बट मे नॉट बी हेल्पफुल टू रिमूव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फ्रॉम द सॉइल। ये हेल्पफुल होता है, रिमूव करता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फ्रॉम द सॉइल, यानी कि किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी से जो सॉइल में जो कमी आती है उसको वो हटा देता है। कंटिन्यूअस फर्टिलाइजर में क्या होता है, कंटिन्यूअस यूज इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट कैन लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। ये बढ़ाता तो है, लेकिन इसके साथ इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सॉइल लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को इंप्रूव करता है। अब इसको आप फिर आगे भी कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे एक डिफरेंस है, ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मैन्योर सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, दस एब्जॉर्ब बाय प्लांट स्लोली, ये प्लांट के द्वारा धीरे धीरे सोख लिया जाता है। ये वाटर में फर्टिलाइजर डिसॉल्व होता है, लेकिन दस कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स क्विकली, ये तेजी से सोख लिया जाता है। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कुछ मैन्योर का, कुछ फर्टिलाइजर का, इसको पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अदर सस्टेनेबल टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी, कुछ अदर टेक्निक्स है, तकनीक है सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। एक सिंपल और इजी मेथड इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू लीव द लैंड विदाउट फार्मिंग फॉर ए फ्यू सीजन। एक पहला सबसे होता क्या है कि जैसे कोई गेहूं धान का खेती आपने कर लिया, तो किसान क्या करता है, कुछ दिनों कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देता है, कुछ एक सीजन में उसको छोड़ देता है, फ्यू सीजन के लिए। उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के द्वारा जो डेड एनिमल और प्लांट को डिकम्पोज किया जाता है उसी खेत में या मिट्टी में, उससे क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ता चला जाता है, बरकरार। दिस मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है हटाना, रिप्लेस कर देना, है ना, नष्ट खत्म कर देना। न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फील्ड फैलो। Nutrients of soil can also be naturally replenished, यानी replenished का मतलब आप कह सकते हैं कि उस चीज को बरकरार रखने के सेंस में होता है। Nutrients of soil can be naturally replenished using the method of crop rotation, यानी मिट्टी के पोषक तत्व को बरकरार रखने के लिए भी किसान क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। मैंने एक दो सीजन छोड़ने के बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई नया फसल का उसको उत्पादन करते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है और पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, वो उसमें बरकरार रहता है। ये भी एक मेथड है मिट्टी के फर्टिलिटी को और न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने के लिए। इसमें 2 और more क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड, यानी 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को उसी जमीन पर इन सीक्वेंस सीजन, एक सीक्वेंस सीजन होता है, लगातार जो सीजन, उसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल आफ्टर ग्रोइंग व्हीट फॉर ए सीजन फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो ए क्रॉप ऑफ लेग्यूम, यानी व्हीट के बाद तो धान का आता है, जैसे व्हीट के बाद देखा जाए तो लंबे टाइम के बाद धान की खेती आता है, लेकिन उसी बीच में क्या करता है, वो दाल का खेती कर लेता है, उसी फील्ड में दाल का खेती करता है। लेग्यूम प्लांट पढ़े होंगे आप लोग, जितने भी दाल के पौधे हैं उसकी खेती करते हैं, जैसे कि पीच का, ग्राम का एंड ग्राउंडनट इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। This leguminous plant have nitrogen fixing bacteria. इस leguminous plant के पास क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जिसको राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट में बदल देता है। This bacteria associated with the root forming nodules and convert atmospheric nitrogen, जो मैंने बता दिया, into compound that can be used by the plant, जो प्लांट के द्वारा यूज कर लिया था। वो जो कन्वर्सन होता है ना, उसमें जो चेंज करता है, उसमें प्रोटीन का उत्सर्जन होता है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए समझ गए कि क्यों उसके लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल रिलेशन और in turn provide shelter to the bacteria। यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया को वो जो है नोड्यूल्स जो है, वो जड़ जो है, वो क्या दिया, शेल्टर दिया, और बदले में बैक्टीरिया क्या किया, उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया, जिसमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नाइट्रोजन भी होता है। इट डिप्लीट्स सिमिलर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांटिंग ए डिफरेंट क्रॉप इन बिटवीन हेल्प्स इन कंजर्विंग सॉइल fertility, as each type of crop has different nutritional requirement।
अल्टरनेटिंग क्रॉप्स विद शैलो रूट सिस्टम, अल्टरनेटिंग जो क्रॉप होता है विद शैलो रूट सिस्टम विद द वंस विद द डीपर रूट सिस्टम प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द सॉइल एंड मेक्स इट लेस वल्नरेबल टू इरोजन। इससे क्या होता है कि जड़ को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, स्थायित्व मिलता है, यानी पकड़ मजबूत होती है, जिससे क्या होता है मिट्टी जो अपवर्तन है, मिट्टी का जो अपवर्तन होता है, सॉइल इरोजन जानते हैं ना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए अल्टरनेट क्रॉप का खेती करने का ये भी एक रीजन है। दैट्स इनफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग इसे पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। गुड लक।